नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। तो न्यूज ब्लास्ट में सबसे पहले बात करेंगे एनसीएलटी को वरुण मित्रा, नरेश सालेचा समेत मिले 5 नए सदस्य। जी हां, जानकारी अब इस पर आपको देंगे। केंद्र सरकार ने नियुक्ति को मंजूरी दी है। पूर्व केंद्रीय सचिव वरुण मित्रा और नरेश सालेचा की नियुक्ति हुई है। 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस है मित्रा और रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य सालेचा है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और एक मौजूदा न्यायाधीश को भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है राकेश कुमार जैन, तो वहीं पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है राकेश कुमार। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण मूर्ति है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस। 13 जून 2022 को अपना कार्यकाल चूंकि जस्टिस एम सत्यनारायण मूर्ति पूरा कर लेंगे और 4 वर्ष की अवधि या फिर उसके अतिरिक्त 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उनकी जो नियुक्ति है वो बनी हुई है। तो देखिए, जानकारी आपको दे रहे हैं न्यूज ब्लास्ट के तहत। रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं और इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार जैन है। एक मौजूदा न्यायाधीश को भी सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस है मित्रा और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय सचिव वरुण मित्रा और नरेश सालेचा की नियुक्ति इसमें हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। एनसीएलटी को वरुण मित्रा, नरेश सालेचा समेत 5 नए सदस्य मिल गए हैं। तो आगे बढ़ने में न्यूज के साथ में इंडियन एक्सप्रेस में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का लेख, देश में एक शताब्दी पहले हुए एक और नरेंद्र का संदेश। जी हां, उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म था जहां पर हुआ, उनका नाम जन्म नाम वहां पर नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद ने सभी धर्मों की कट्टरता के खिलाफ आवाज को उठाया, लेकिन इस समय भाजपा में बुलडोजर बाबा मामा चाचा का बोलबाला है। अप्रैल 2022 में 3 हफ्ते में 9 राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा देखी गई। त्योहारों के मौके पर नफरत का माहौल भी फैलाया गया और ऐसे में आज भी स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रासंगिक है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के संदेश के यहाँ पर एक बार फिर से जिक्र किया गया। आपको जानकारी दे दें कि विवेकानंद जी का जब जन्म हुआ तो उनके जन्म का नाम नरेंद्र था और नरेंद्र के द्वारा जब संदेश दिया गया, देश में एक शताब्दी पहले ये संदेश आया। जहां पर इंडियन एक्सप्रेस में कांग्रेस नेता और अधीर रंजन चौधरी का ये लेख रहा। उन्होंने कहा कि देश में एक शताब्दी पहले हुए एक और नरेंद्र का संदेश। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया था। ये वही स्वामी विवेकानंद का संदेश जिसकी आज भी कई प्रतियां यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। रिसर्च स्कॉलर्स उसे पढ़ते हैं, चूंकि वो जो संदेश था वो कहीं ना कहीं भारत के विकासतम पक्ष की ओर दर्शाता हुआ और आगामी जो उनका दूरदृष्टि का विजन था उसको भी उसमें दर्शाया गया। स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उन्होंने सभी धर्मों की कट्टरता के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इस समय भाजपा में बुलडोजर बाबा मामा चाचा का बोलबाला है। अप्रैल 2022 में 3 हफ्ते में 9 राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा देखी गई। त्योहारों के मौके पर नफरत का माहौल फैलाया गया और आज भी प्रासंगिक है ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद के कई संदेश। आगे बढ़ेंगे। कल मुंबई में रैली करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना के अभियान की शुरुआत को करेंगे और उद्धव ठाकरे के निशाने पर भाजपा और राज ठाकरे की मनसे होगी। दरअसल हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों पार्टियों को घेरेंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। ये 2019 के बाद शिवसेना की पहली बड़ी रैली होगी और सोशल मीडिया पर शिवसेना ने 15 सेकंड का टीजर भी जारी किया है। देखिए, टीजर जारी किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के निशाने पर भाजपा और राज ठाकरे की मनसे होगी। कल मुंबई में रैली करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभी पर निशाना साधने की कोशिश करेंगे और 2019 के बाद शिवसेना की पहली बड़ी रैली होगी जिसकी तैयारियां भी की गई है और सोशल मीडिया पर बाकायदा शिवसेना ने एक 15 सेकंड का टीजर भी जारी किया है। मुंबई के लिए कल एक महत्वपूर्ण दिन। उद्धव ठाकरे के निशाने पर भाजपा और राज ठाकरे की मनसे होगी। देखिए, इन दिनों लाउडस्पीकर के मुद्दे को गरमाने के बाद में राज ठाकरे की जो भूमिका सामने आई, लेकिन उद्धव ठाकरे के द्वारा ये स्पष्ट किया गया था, कहा गया था कि जिस तरह से परिवारवाद को इसमें ना जोड़कर देखा जाए, अगर वो गलत है तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए और आपसी जो
गहमा गहमी है वो भी देखने को मिली। और इसी बीच ये रैली काफी महत्वपूर्ण, चूंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की मनसे पर भी निशाना साधा। हरियाणा में इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में बदलाव। विभाजन से पहले कांग्रेस की भूमिका के बारे में विद्यार्थी पढ़ पाएंगे। और इतिहास की पुस्तक के पाठ का शीर्षक तुष्टीकरण की नीति रहेगा। पाठ में कांग्रेस के सत्ता हासिल करने के प्रयासों का उल्लेख है। नई पाठ्य पुस्तक में मुगल काल को ज्यादा महत्व नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर सरस्वती सिंधु सभ्यता। उसके अलावा वीर सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अलग से पाठ है। अगले शिक्षा सत्र से हरियाणा में 10 लाख से ज्यादा पुस्तकें बदल जाएगी। और देखिए, जब पुस्तकें बदलेंगी शिक्षा का स्तर भी बदलेगा, क्योंकि पुस्तकें ही वो होती है जो विद्यार्थी के लिए प्रथम आईना होती है। हरियाणा में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव का निर्णय लिया गया और पाठ्य पुस्तकों में बदलाव भी हो रहा है। आपको बता दें कि इतिहास की पुस्तक के पाठ का शीर्षक तुष्टीकरण की नीति रखा गया है। तुष्टीकरण ये वही शब्द जो इन दिनों बहुत चर्चाओं में है। पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा इसे कई बार उठाया जाता रहा है। क्या वो तुष्टीकरण होता है, इसके बारे में इसमें जिक्र भी किया जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदलकर सरस्वती सिंधु किया गया। ये तमाम जिक्र इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव के बाद अब विद्यार्थी नए पाठ्यक्रम, नए कोर्स में पढ़ पाएंगे। इस बार सत्यजीत राय पर केंद्रित द वीक कवर स्टोरी। सत्यजीत राय ने 70 वर्ष पूर्ण कर ये फिल्म पाथेर पांचाली का निर्माण किया था, जिसके साथ भारतीय सिनेमा में बदलाव की शुरुआत हुई। और ज्यादातर बंगाली साहित्य सत्यजीत राय की फिल्मों का आधार था। सत्यजीत राय ने बहुत प्रभावी बंगाली सिनेमा का निर्माण किया, लेकिन अब चूंकि बंगाली फिल्मों का साहित्य से नाता टूट रहा है और ऐसे समय में प्रासंगिकता अब देखिए सत्यजीत राय पर केंद्रित द वीक की कवर स्टोरी से नजर आ रही है, जहां 70 वर्षों पूर्व ऐसी टेक्नोलॉजी लाना और सत्यजीत राय के द्वारा जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में योगदान दिया गया वह अभूतपूर्व है। लेकिन अब जहां बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का कनेक्शन टूट रहा है और बहुत प्रभावी बंगाली जो सिनेमा सत्यजीत राय के द्वारा क्रिएट किया गया, उस पर ही केंद्रित द वीक की कवर स्टोरी। तो वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में सुशील चंद्रा का इंटरव्यू। कहा, अब होना चाहिए डिजिटल चुनाव अभियान पर फोकस। एडवांस तकनीक के जरिए हर मतदाता तक पहुंचना संभव है। डिजिटल कैंपेन से हेट स्पीच के मामलों में भी कमी आएगी। उसके अलावा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें भी कम होगी। ऑनलाइन वोटिंग के लिए व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता होगी। आपको जानकारी दे दें कि निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है और उन्होंने ये बयान दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका इंटरव्यू। निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने ये इंटरव्यू दिया। कहा कि अब डिजिटल चुनाव अभियानों पर, डिजिटल चुनाव कैंपेन पर फोकस होना चाहिए और एडवांस तकनीक के जरिए हर मतदाता तक पहुंचना संभव भी है, क्योंकि देखिए डिजिटल कैंपेन जब होगा हेट स्पीच में कमी भी आएगी और आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें जो अभी भी सामने आती है। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी कई दल, कई समर्थक किसी न किसी तरीके से प्रचार करते ही रहते हैं और उल्लंघन के मामले सामने आते हैं, लेकिन उन पर भी नकेल कसी जा सकती है अगर आप डिजिटल इसे कर दें। ये कहना है सुशील चंद्रा का, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद में राजनीतिक शून्य पैदा हुआ था। राष्ट्रपति गोटाबाया ने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया और पहले भी 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे रह चुके हैं। विपक्ष को विक्रमसिंघे का प्रधानमंत्री बनना पसंद नहीं, क्योंकि विक्रमसिंघे पर लगातार राजपक्षे परिवार को बचाने के आरोप लगते आए हैं। 5 दफा पहले बन चुके हैं प्रधानमंत्री और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कमान रानिल विक्रमसिंघे को सौंपी गई है। लेकिन विपक्षियों को ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार राजपक्षे परिवार को बचाने के लिए और भेदभाव के आरोप लगते आए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि श्रीलंका जिस आग में फिलहाल जल रहा है, जिस सांप्रदायिक और जिस राजनीतिक तकलीफ से आज जूझ रहा है, क्या नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद आने वाले दिनों में रोशनी वहां पर दिखाई देगी और रास्ता साफ होगा, क्योंकि वर्तमान समय काफी मुश्किल श्रीलंका के लिए भी और श्रीलंका वासियों के लिए भी। आपको जानकारी दे दें कि पहले भी 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे रह चुके हैं। विपक्ष को हालांकि विक्रमसिंघे का प्रधानमंत्री बनना पसंद नहीं है और लगातार उनके ऊपर राजपक्षे के परिवार को बचाने के आरोप लगते आए हैं।
उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा बयान यहां पर रहा। कहा कि पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब समय है पार्टी की कर्ज को उतारने का। मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकती। लोगों की हमसे बहुत उम्मीद है और हम उनसे अनजान नहीं हैं। जब हम चिंतन शिविर से निकलेंगे तो नए आत्मविश्वास के साथ, नए संकल्प के साथ जनता के बीच जाएंगे। और ये तमाम बातें सोनिया गांधी ने नव संकल्प शिविर के आगाज करते हुए उनके उद्घाटन संबोधन में कहा कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है कार्यकर्ताओं को और अब टाइम है पे बैक करने का। अब कार्यकर्ताओं को चाहिए कि पार्टी को वापस सभी वो चीजें, जब सभी जो मुद्दे हैं, देखिए 6 बड़े मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं जिन्हें 3 दिवसीय शिविर के दौरान डिस्कस किया जाएगा। सामूहिक डिस्कशन के बाद, सामूहिक चिंतन मनन के बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा, उसी निष्कर्ष को नव संकल्प के तौर पर ले जाया जाएगा दिल्ली, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मोहर लगने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद में राहुल गांधी हो सकता है कि संबोधन दे। और कहीं ना कहीं 9 साल पहले जो जयपुर में दोहराया गया था कांग्रेस की बेहतरी के लिए एक नया इतिहास, उसे फिर से दोहराया जा सकता है। सोनिया गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ अब तक दिया है। जनता काफी उम्मीदें पार्टी से रखती है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर। इस समय अब आ गया है कि जनता को बेहतरी के लिए कार्य करने के लिए हम सड़कों पर उतर कर आए और आशा यही करते हैं कि जब इस संकल्प शिविर के बाद फिर से आलाकमान बैठ के आपस में मंथन और इस पर निष्कर्ष पर आकर के बात जब की जाएगी तो एक नया उत्साह, एक नई स्फूर्ति कांग्रेस में नजर आएगी। उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर उद्घाटन समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन। कहा केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर खूब जमकर हमला बोला। कहा कि गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन हो रहा है, नफरत की आग लगाई जा रही है, देश का संविधान खतरे में है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही। कहा गरीब, दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार, सामाजिक ताने बाने को नष्ट किया जा रहा है, नफरत फैलाकर अल्पसंख्यकों को सरकार दबा रही है और देश में बांटने की राजनीति हो रही है। क्योंकि देखिए नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी महंगाई को बढ़ाकर जनता को राहत देने की मूड में नजर नहीं आ रही। ये तमाम बातें सोनिया गांधी ने अपने वक्तव्य में कही। कहा कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। लोकतंत्र में राजद्रोह कानून की कोई जरूरत नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और जिस तरीके से देखिए उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर रहा, केंद्रीय एजेंसियों का यहाँ पर एक बार फिर से जिक्र किया गया, जो कि विपक्ष के तौर पर लगातार कांग्रेस की ओर से बात की ही जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन भी किया जा रहा है और गरीबों, दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार, ये तमाम वो बातें जो सोनिया गांधी के संबोधन में आज खास रही। लोकतंत्र में राजद्रोह के कानून की कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता का लेख। जब हम सरकारी संस्थाओं की आलोचना रोकने का प्रयास करते हैं तब हम लोकतंत्र की बजाय स्थापित करते हैं पुलिस का राज। जी हां, उन्होंने ये भी कहा कि देश में लोकतंत्र की स्थापना करने वालों ने ये कभी नहीं सोचा था कि राजद्रोह के नाम पर इस तरह प्रताड़ित होंगे देश के नागरिक। ये भी कहा कि लोकतंत्र में किसी नागरिक को सरकार से डर नहीं लगना चाहिए। तमाम उनकी बातें रही जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजद्रोह के कानून की कोई जरूरत नहीं है। सरकार के बीच आकर जनता को भय नहीं होना चाहिए, भय मुक्त सरकार के बीच जनता होनी चाहिए और पुलिस का राज नहीं अपितु लोकतंत्र का राज होना चाहिए। क्योंकि लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि वहां पर जनता के द्वारा जनता से और जनता के लिए कार्य किए जाए। ये तमाम बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में कही और ये भी कहा कि लोकतंत्र में किसी नागरिक को सरकार से डर नहीं लगना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता का हिंदुस्तान टाइम्स में लेख, जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने महंगाई के आंकड़ों को जारी किया है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर 7.79%, 8 वर्ष में सबसे ऊंचे स्तर पर खुदरा महंगाई दर पहुंच गई है। खाद्य मुद्रास्फीति की दर अप्रैल में 8.38% रही। इससे पहले मई 2014 में खाद्य महंगाई दर 8.33% थी और ये महंगाई के आंकड़े जारी किए गए। आपको जानकारी दे दें कि लगातार इंडेक्स में गिरावट हो रही है और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो महंगाई के आंकड़ों को जारी किया है उस अकॉर्डिंग खाद्य मुद्रास्फीति की दर अप्रैल के अनुपात में कम हो गई है और इससे पहले मई 2014 में खाद्य महंगाई दर जो कि 8.33 थी,
अप्रैल में खुदरा महंगाई दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर 7.79 पर पहुंच गई है और 8 वर्ष में सबसे ऊंचे स्तर पर खुदरा महंगाई दर। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की और उनकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि देखिए, इंडेक्स में जब गिरावट होती है और रिकॉर्ड के लिए कहा जाता है कि पूरे 8 साल के बाद ये जो गिरावट है वो दर्ज की गई है, वो अंकित की गई है, तो कहीं ना कहीं सीधा असर ईंधन के बढ़ने पर भी और महंगाई के आंकड़ों पर भी पड़ेगा और उपभोक्ता यहां पर इसकी मार कहीं ना कहीं झेलेगा। इससे पहले मई 2014 में खाद्य महंगाई दर 8.33% थी। बात अगर अभी करें तो अप्रैल में खुदरा महंगाई दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर 7.79% पहुंच गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 वर्ष में किस तरह सबसे ऊंचे अपने स्तर पर पहुंच गई है। और खाद्य मुद्रास्फीति की दर अप्रैल में 8.33% थी। इससे पहले मई 2014 में खाद्य महंगाई दर 8.33% रही। इसी के साथ लगातार इंडेक्स में गिरावट हो रही है। केंद्रीय नौकरशाही में फेरबदल, संयुक्त सचिव समकक्ष स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति। प्रत्यावर्तन आईएएस रोहित कुमार की संयुक्त सचिव कैबिनेट के रूप में नियुक्ति हुई है। 1997 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अफसर रोहित कुमार हैं। इसके अलावा कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो देखिए, केंद्रीय नौकरशाही में फेरबदल बढ़ा हुआ। संयुक्त सचिव समकक्ष स्तर पर अधिकारियों के यहां पर प्रत्यावर्तन हुए हैं। आईएएस रोहित कुमार की संयुक्त सचिव के रूप में जो यहां पर उन्हें लगाया गया है। 1997 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी रोहित कुमार हैं और कैबिनेट की नियुक्ति यहां पर मिली है। उसके बाद में अब ये जो नए चेंजेस हैं वो प्रभावी हो पाएंगे। केंद्रीय नौकरशाही में फेरबदल। वहीं कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। अमरनाथ यात्रा की तैयारी के मद्देनजर सुरक्षा की समीक्षा। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर सरकार की चिंता बढ़ गई है और बैठक में ड्रोन से हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी। सुरक्षा में करीब 120 कंपनियां तैनात होगी। 30 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। तो सुरक्षा में करीब 120 से ज्यादा कंपनियां और देखिए 30 जून से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। यात्रियों को यहां पर किसी प्रकार की असुविधा ना देखने को मिले और सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिहाज से भी सेफ ये यात्रा रह पाए। बढ़ते हुए ड्रोन के हमलों की वजह से एंटी ड्रोन टेरर स्कीम लाने की कोशिश की गई है। चूंकि देखिए, सिस्टम जब ऐसा लग पाएगा तो बढ़ते हुए ड्रोन ड्रॉपिंग के केसेस को भी कम किया जाएगा। और इन्हीं सभी सुरक्षाओं के लिए करीब 120 कंपनियां यहां पर तैनात की गई है। कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के गृह मंत्रालय में लगातार रिव्यू मीटिंग्स होती रहती है और इस बार इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और पूरे देश, पूरे विश्व से जब अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, अमरनाथ के दर्शनों के लिए जब यात्री पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा यहां पर पुख्ता की जा सके। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी, जिससे ड्रोन ड्रॉपिंग के जो केसेस हैं वो भी कम हो पाए, इसको लेकर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। इस वर्ष अपना जन्मदिन नहीं मना रहे डीके शिव कुमार। 15 मई को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार का जन्मदिन है और शिव कुमार ने अपने समर्थकों को जन्मदिन समारोह मनाने से रोका है। इस दिन कांग्रेस के चिंतन शिविर में उदयपुर में चूंकि शिव कुमार रहेंगे और इसलिए इस बार कर्नाटक में जन्मदिन के विज्ञापन की जरूरत नहीं है। देश भर से कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए दिग्गज पहुंच चुके हैं। शिव कुमार का जन्मदिन 15 मई को है, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोई बड़ा आयोजन यहां पर नहीं किया जाए, पोस्टर बैनर्स नहीं लगाए जाए, क्योंकि जन्मदिन वाले दिन वो उदयपुर में रहेंगे और कांग्रेस के चिंतन शिविर में, नव संकल्प शिविर में हिस्सा लेने के लिए उदयपुर पहुंच चुके हैं और इसलिए अपना जन्मदिन इस बार डीके शिव कुमार नहीं सेलिब्रेट करेंगे। भूपेश बघेल ने बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर करवाई और जनसंपर्क में फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुटे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने विधानसभा के क्षेत्रों का पहला चरण पूरा किया। जनसंपर्क में बच्चों पर ज्यादा मुख्यमंत्री बघेल का फोकस नजर आया। बच्चों के साथ उन्होंने टिफिन शेयर किया, उनकी कई मांगे तत्काल पूरी भी की। आपको जानकारी दे दें कि सूरजपुर जिले में प्राथमिक स्कूल में बच्चों के बीच में बघेल पहुंचे और दूसरी कक्षा की एक छात्रा ने कहा कि हेलीकॉप्टर में हमें घुमाओ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान बच्चों की जिद को माना, उनकी बाल हट को समझकर हेलीकॉप्टर में बैठाकर घुमाया भी।
तो भूपेश बघेल ने बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई। देखिए तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जब जनसंपर्क में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुटे और बच्चों से जब मिले तो बच्चों के साथ ना सिर्फ उनका टिफिन शेयर किया, बल्कि टिफिन शेयर करने के बाद जब बच्चों ने हेलीकॉप्टर में बैठने की इच्छा जाहिर की तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वो भी पूरा की और बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर घुमाया। और पूरी जनसंपर्क अभियान के दौरान देखिए सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है उनका वो इन नौनिहाल, इन छोटे बच्चों की तरफ ज्यादा नजर आया। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा क्षेत्रों के दौरे का पहला चरण उन्होंने पूरा किया और जनसंपर्क जब उनका रहा, बच्चों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ज्यादा फोकस नजर आया और वही फोकस बयां करती हुई ये तस्वीरें थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आज सुबह हिमाचल के चंबा अनुराग ठाकुर पहुंचे। चंबा पहुंचने पर सांसद किशन कपूर, मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरयाल, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। चंबा में 2 खेल अकादमी का अनुराग ठाकुर ने शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, हमारा राज्य छोटा हो सकता है, उपलब्धियों में बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ देता है। मेरी उम्र पर मत जाना, केंद्र में बड़े बड़े काम करके आऊंगा, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में अनुराग को जो पद मिला उसमें हमीरपुर और चंबा की जनता का बड़ा योगदान है। मैं हमीरपुर से वर्ष 2000 में क्रिकेट खेलने के लिए चंबा आया था और चंबा के हर विधानसभा क्षेत्रों में इंडोर स्टेडियम और जिम बनाने की बात भी उन्होंने कही। तो देखिए अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर जब रहे, उन्होंने ये तमाम बातें उस दौरान कही। कहा कि मेरी उम्र और मेरी आयु पर मत जाइएगा, बड़े काम मैं सरकार में करके दिखाऊंगा और जो जनता ने भरोसा उन पर दिखाया है। चंबा में 2 खेल अकादमी का इस दौरान शुभारंभ उन्होंने किया और तमाम बातें भी उन्होंने कही। कहा कि युवाओं को आगे इस वक्त आने की जरूरत है, क्योंकि युवाओं के पास में वो शक्ति है, वो ताकत है जिससे देश को सही दशा और दिशा दी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी उम्र पर मत जाना, केंद्र में बड़े बड़े काम करके दिखाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमीरपुर से वर्ष 2000 में क्रिकेट खेलने के लिए जब पहुंचा और उनके सफलता के पीछे हमीरपुर की जनता का बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि चंबा के हर क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम्स भी खुलवाए जाएंगे। तो चंबा देखिए जब पहुंचे, उनका सांसद किशन कपूर ने स्वागत वहां पर किया, उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भी पहुंचे उनकी अगवानी करने के लिए, उनका भी वहां पर स्वागत उन्होंने किया। और अनुराग ठाकुर ने इस दौरान युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य छोटा हो सकता है, हम जिस जगह से आते हैं वो छोटा हो सकता है, लेकिन उपलब्धियां किसी भी वजह से छोटी नहीं है। उपलब्धियों का कोई भी यहाँ पर कद नहीं है, उपलब्धियां बड़ी है। सरकार में मुझे जो पद मिला है, अनुराग को जो पद मिला है, उसमें बड़े बड़े काम मैं करके दिखाऊंगा।